हेलो बच्चे, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, आप लोगों का मैथ्स का पेपर है कल, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। पेपर में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वही आएंगी, बस इतने कॉन्फिडेंस से आप लोगों ने एग्जाम में जाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे एमसीक्यू पार्ट में से मैं यहाँ पर सॉल्व करवा के आप लोगों को बता देती हूँ कि वो आप लोगों को इस तरीके से करनी है। वैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, नो डाउट, है ना। तो देख सकते हैं आप, जो ईजी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से निकलते हैं, ठीक है। 3825 है यहाँ पर, तो 3825 में आप देख सकते हैं बच्चे, जब लास्ट में 5 होगा तो वो किसके टेबल से जाएगा, जब लास्ट में 5 होगा तो वो 5 के टेबल से जाएगा। जब लास्ट में इवन नंबर होगा तो वो 2 के टेबल से जाएगा। जब लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से भी जा सकता है। लेकिन आपको जो यहाँ पर इस जगह पर आपको वही नंबर्स लेकर आने हैं जो प्राइम होंगे, इस जगह पर आपको वही नंबर्स लेकर आने हैं जो प्राइम होंगे, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ को कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इसकी वीडियो है प्रॉपर मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है 5 रूट बाय, ये जो 5 है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रैशनल नंबर कैसे पता लगेगा, देखिए जैसे 5/3 है ये रैशनल नंबर है, ठीक है। 2/5 है ये रैशनल नंबर है, -2/3 है ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन जब रूट में है कोई नंबर तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर रूट आ रही है तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर का पूछा हुआ है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना आता है आपको, इसको फ्रैक्शन में हमें a/b की फॉर्म में सॉल्व करना होता है। तो अगर वो आपको आता है, सिंपल है वैसे, फर्स्ट चैप्टर में से ये अगर आता है तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आप सिंपल ये भी लिख देंगे कि नहीं ये एक इरेशनल नंबर है, या फिर नहीं ये एक अपरिमेय संख्या, तो उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। अगले में HCF और LCM निकालना है। HCF बेटा देखिए, HCF निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। ऐसे करोगे इसकी, ठीक है, 54 की ऐसे करोगे। ओके, फिर इनके जो फैक्टर्स आएंगे, जैसे यहाँ पर 2 × 2 × 5 आया, और 54 के 2 × 6 × 3 आया, जो भी आया। तो इसको जो सेम है वो उनको आप सर्कल करके और उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक ये पूरा पेयर जो है इसका 2 का, एक पेयर और जैसे किसका बन जाता है, मान लीजिए एक और 2 का बन जाता है यहाँ पर, तो एक और 2 लिख दिया, बस 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 2 आ गए, तो 2 2 4, ठीक है। ये HCF होता है। अगर LCM की बात की जाए तो LCM जो है वो सिंपल एक साथ निकल सकता है, जैसे ये हो गया और 54 हो गया, तो इसको एक साथ यहाँ पर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर जो टर्म आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये LCM होता है, ठीक है। इसको निकाल के आइएगा बेटा, छोड़ना नहीं है। अगला जो है ये शांत या अशांत बताना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है, ये जो 455 है, अगर आप 455 को यहाँ पर यूँ करके बनाते हैं और उसके जो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं वो 2 या फिर 5 आते हैं, 2 या फिर 5 आते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 या 5 नहीं आते, कोई प्राइम नंबर कोई ऑड नंबर आ जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। इनको छोड़ना नहीं है। अगला ये 4th चैप्टर में से आ गया। 4th चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखिए, ठीक है। और ये देख सकते हैं द्विघात बहुपद है, ओके, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देख सकते हैं संगत है या संगत है, ये भी बहुत ईजी है, इसको छोड़ने नहीं है। जो ईजी चीज़ें मैं बता रही हूँ तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। संगत, असंगत, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, इनमें आप देख सकते हैं पहले A, B और C की वैल्यू निकालनी है, फिर A1/A2 देखते हैं, ठीक है, B1/B2 देखते हैं, और इसके बाद C1/C2 देखते हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है, अगर इक्वल नहीं होते तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब एक चीज़ इसमें जो बताने वाली है वो ये है, जैसे 4/3x है प्लस 2y है इक्वल्स टू 8 है। अब यहाँ पर आप बच्चे कहीं करेंगे कि ये वाली टर्म जो है ये A की फॉर्म में कैसे आएगी, 4/3 आएगी। तो बेटा आपको जो ये नीचे 3 है ना, जब नीचे की जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है उसको खत्म करने के लिए इनटू कर दिया करो। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 3 हो जाएगा, 4x अपॉन में 3 2 6y प्लस में 8 3 24, ठीक है। ये आ गई टर्म, ये इक्वल टू में है ना, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -24। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है, मतलब कि एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आ गया 4x प्लस 6y -24, क्योंकि इधर आके 24 का हो गया। और सेकंड वाली टर्म बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस का 12, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप में A1 क्या है, 4 है, और यहाँ पर A2 क्या है, 2 है, B1 क्या है, 6 है, B2 क्या है, -13 है, और +3 है, और C1 क्या है, -24 है, और C2 क्या है, -12 है। तो इस तरह से ये अगर फ्रैक्शन में आप लिखने पर अगर कटिंग करके सेम आ रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट है, संगत है, अदरवाइज़ नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे छोड़ने नहीं है, करके आना है प्लीज़, ठीक है। अगला देखो, इनको सॉल्व करना है। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको हल बताना है आप लोगों को, ठीक है, कि किस तरह से होगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये चीज़ें दी हुई हैं आपको, ठीक है। तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है और ये चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे एक फ्रैक्शन सॉल्व करके दूसरी में उसको पुट कर देना है। ओके, अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, s की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। s की वैल्यू ये आ गई, तो s की वैल्यू जो है वो हमें पुट कर देनी है सेकंड वाली इक्वेशन में, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से इसको करना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इजी है ये, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है कि आप लोगों को लगे हार्ड है। 3rd चैप्टर में से आया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ हैं बुक में आपकी, ठीक है। उसके बाद में ये गुणनखंड निकालने हैं, इसमें फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में आप देख सकते हैं जब दोनों नंबर्स माइनस के हो ना, तो आंसर जो है फैक्टर्स जो है वो प्लस में आते हैं दोनों, ठीक है। सॉरी, वो मूल होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक रूट्स होती हैं वो, ठीक है। और रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है, जो बीच वाली टर्म होती है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करके वो चीज़ आती है, और मल्टीप्लाई करके जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और प्लस करके वो टर्म आनी चाहिए। तो इस तरीके से होते हैं ये आप इनको सीख लीजिएगा। फैक्टराइजेशन है ये कई बच्चों के दिमाग में घुसते नहीं है, लेकिन ईजी होते हैं बेटा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए के का मान निकालना है, मतलब के की वैल्यू निकालनी है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चे, b² माइनस √4ac, इस तरह से एक फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac, ऐसा कुछ। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना है, इसको फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेना। और नेक्स्ट उसके बाद में देखिए सारवंतर निकालना है। सारवंतर डी की वैल्यू होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, a2 माइनस a1 होती है ना। तो a2 कितना है 1 है और a1 कितना है 4 है, तो 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। जब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो माइनस का निशान आता है, ठीक है। ओके, इस तरह से। अगला ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a + n-1d। मैंने आप लोगों को बोला ना ये रट के जाना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो n है वो 14 हो गया, a क्या हो गया 5 हो गया, और d क्या हो गया, उनका डिफरेंस हो गया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, जैसे a की वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है, और n की वैल्यू आ जाती है 14 और d की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 12 में से 5 गया 8। तो ये आ गई, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर लेना, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ओके बच्चे, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके अंदर देखो एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला शायद इस तरीके से होता है, an+1/2d, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, कुछ होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये आप लोगों का फिर से 2nd चैप्टर में से है, शायद नहीं 5th चैप्टर में से है। इसको देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो, ठीक है। इसमें डिफरेंट फॉर्मूला है थोड़ा सा। इसके अंदर से अगले 3 पद लिखने हैं, तो ये सिंपल होते हैं। a1 में d प्लस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में a2 में d प्लस कर दो, जो आपका a2 आया है उसमें d प्लस कर दो। फिर a2 के बाद जो आंसर आएगा वो a3 होगा, तो a3 में फिर d प्लस कर दो। इस तरह से आगे आगे के पद निकल जाएंगे। तो इनको सिंपल है, इनको भी करके जाना है। सभी वर्ग कैसे होते हैं, ऑल स्क्वायर्स कैसी होती हैं, समरूप होती है कि सर्वांग होती है, तो समरूप होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। ये आपका सर्कल और वो जो फिलअप्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन आए, मैंने आप लोगों को बताया ही था। अगले में यहाँ पर देखिए इस आकृति में समरूपता की कौन सी कसौटी लगी है, ये बहुत सिंपल है। देखो एस का मतलब होता है तीनों साइड है, सिंपल साइड दिख रही हो। ए का मतलब होगा यहाँ पर आप लोगों को तीनों एंगल दिख रहे हैं। एस का मतलब होता है 2 साइड एक एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है हमें, है ना, और ये 2 साइड दिख रही हैं। तो एस लगेगा, मतलब साइड एंगल साइड। तो ये बहुत सिंपल है, इसको छोड़ना नहीं है। 15-20 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे बच्चे यहाँ से, ठीक है। और अगला देख सकते हैं, इनमें से कौन से समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। h² = p² प्लस में b², ठीक है। इस तरह से होता है ये अंडर रूट। तो आपको इसको निकाल लेना है, देख लेना है कौन सा त्रिभुज जो है समकोण है, कौन सा नहीं है, ठीक है, सिंपल। एक चीज़, अगर आपका h² जो है, अगर आपका जो 2 छोटी साइड हैं, सबसे बड़ी का नहीं देखना, 2 छोटी साइड को जब आप स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं तो वो h के जो स्क्वायर है उसके इक्वल आता है, तो वो ही समकोण होता है, वो ही राइट एंगल होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद में ये सर्कल से चैप्टर से आया है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 1 मार्क्स का ही है, ठीक है। वृत्त तथा उसकी उभयनिष्ठ की बिंदु को क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं बेटा आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को सिंपल है, देखिए जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, इससे कोई टच होकर लाइन जा रही है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है, ये पहले तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है, ठीक है। ऊपर से कोई लाइन जाती है तो इसको टेंजेंट बोला जाता है। जब ये यहाँ पर टच कर रही है, टच करते हुए जा रही है, जैसे ये सर्कल है और यहाँ से यूँ गई, ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे जो टच हो रही है इसको क्या बोला जाता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट बोला जाता है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस तरह से है, इसको कर लीजिएगा बच्चे। अगला ही देख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या बतानी है इसके अंदर से। ये सिंपल क्वेश्चन है, 10th चैप्टर में से आया हुआ है। यहाँ पर यूँ करके जैसे बताते हैं, यूँ करके ये है, ठीक है। 24 सेंटीमीटर एक बिंदु
क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, क्यू की केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो ये चीज़ है, ये इस टाइप का ना एक ट्रायंगल बनेगा यूँ करके, ये इस टाइप का एक ट्रायंगल बनेगा इसके अंदर, और आपको इसको या ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, और आपको इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है। ये ईजी है, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चे। ओके, यह देखिए ईसी का मान, ये मैंने आपको बताया था 7 चैप्टर में से आ रखा है, ये शायद 6 चैप्टर में से। तो ईसी का मान कैसे निकालना है, ये चीज़ नहीं दी हुई, तो AD अपॉन DE, AD अपॉन में DB है ना, इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल है। तो 2/4 इक्वल्स टू 1 अपॉन में EC, ये वैल्यू नहीं दी हुई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2EC और इक्वल्स टू 4। तो EC की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन में 2 इस तरह का अपॉन में, और 2 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ओके, इस तरह से यहाँ पे देखिए इसके बीच की दूरी निकालनी है, ये यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 और y2 - y1, ठीक है, इस तरह से, और इसका अंडर रूट, इस तरीके का क्वेश्चन लगेगा। इसको कर लेना, मैंने बोला ये फॉर्मूला एक क्वेश्चन रट के जाना है। ये अगले में बिंदु दिए हुए हैं, इसको x से विभाजित होती है, इसके अंदर आपका m वाला फॉर्मूला लगेगा, शायद इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, होगा तो पढ़िएगा, वरना 15 क्वेश्चन आराम से आप लोग इसमें से एटलीस्ट कर ही लोगे, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद में सम दूरस्थ है, देखिए यहाँ पर भी वही x वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटे। ओके, साइन थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको यहाँ पर साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को इजीली आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आए तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करना, ठीक है। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रखा है ट्रिग्नो से, और एक ये आ रखा है, ठीक है। अगर आपको इनकी वैल्यू पता है, 10 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, तो आप इसको ईजिली निकाल लोगे। बुक में है एज इट इज़ क्वेश्चन, मैंने निशान लगवाए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा बच्चे, ठीक है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर 60 डिग्री त्रिज्या कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का मतलब क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये सर्कल चैप्टर में से है, डिग्री वाला जो और थीटा वाला जो वो है आप लोगों का फॉर्मूला। अगला ये फिर से वही आगे, एक घड़ी की सुई 7 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 15 मिनट बनाए गए कोण। तो ये मैंने आप लोगों को उस दिन अभी कल ही बताया है ना। सुई वाला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। 60 मिनट में जो कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो 360 का 1 में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का, और यहाँ पे 15 मिनट है तो 15 मिनट में कितना बनाएगी वो 5 90 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू आपकी 90 आ गई है ना। थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 90 आ गई, अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में आर कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 4 36 और 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा किस तरह से होगा। ये इसमें फॉर्मूला वैसे यही लगना है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ ही है। मैंने आप लोगों को निशान लगाया है तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद में बेलन का आयतन, इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। 2 पाई आर होते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इस तरीके के फॉर्मूलाज याद करके जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, 3 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन निकालना है यहाँ पे, मतलब फिर से आपका क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा गया है, फॉर्मूले याद करके जाने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पे मैंने निशान लगाया ही है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में बनाया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं, जो घटित नहीं हो सकती वो 0 होती है, और ऐसी घटना इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटनाएं कहलाती हैं, ठीक है। ओके, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, परसेंट में, अपॉन में, या फिर माइनस में, और या फिर पॉइंट में। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जिनमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो मैंने मतलब कि ज़्यादा उनको थॉरो नहीं किया है, तो वो आप उनको देख लीजिएगा। बाकी प्रोबेबिलिटी वो होती है जब किसी चीज़ का इवेंट जो है वो होता है, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या प्राप्त करने की। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, प्राइम नंबर्स। तो एक पासे में आप देख लीजिएगा प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आ जाएंगे, अपॉन में टोटल नंबर आ जाएंगे। उससे अगली बार है यहाँ पर माध्य निकालना है, ठीक है। बस क्वेश्चन आप लोगों के खत्म हो गए। विकटों की संख्या इतनी है, बहुलक निकालना है इनका, कल मैंने आप लोगों को निशान लगवा ही दिए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी है, और आप लोग इसमें से एटलीस्ट 15 तो स्कोर कर ही लेंगे, ठीक है। 40 नंबर का पेपर है ना, 15-20 स्कोर आराम से कर लोगे। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उतना पढ़ के जाओ, बाकी की वो चीज़ें होंगी उसमें हो जाएगा आपका जो दूसरा पेपर है ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो डरना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए अपनी, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय।